हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर 7 चल रहा है, दैट इज़ एवोल्यूशन, और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 3। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने टॉपिक पढ़ा था ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड हमने थ्योरीज पढ़ी थी कि कैसे फर्स्ट टाइम पर लाइफ आई। किसी ने कहा था अदर प्लैनेट से आई, किसी ने कहा था गॉड ने बनाई है, किसी ने कहा डेड एंड डिकिंग मटेरियल से पैदा हुई है। बट जो साइंस है वो सबूतों पर आधारित है, सबूतों को मानती है। इसलिए आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपका बेस्ड है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन पर। क्या क्या एविडेंसेस हैं जो हमें ये बताते हैं कि हाँ, जो एवोल्यूशन हुआ है इस ऑर्गेनिज्म से हुआ है या यहाँ से हुआ है। तो चलिए एट फर्स्ट मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, फिर उनको हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वो पॉइंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट है आपका कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड आपका मॉर्फोलॉजी। फिर देन है वेस्टिजियल ऑर्गन से कैसे एविडेंसेस मिले हैं, देन कनेक्टिंग लिंक, देन आपका प्लेंटोलॉजी, बायोजियोग्राफी, आपका एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। इन जगह से हमें एविडेंसेस मिले हैं, इन्हें हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए पहला पॉइंट है आपका कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। अब देखो, एनाटॉमी आप लोगों को पता है मीन्स जो आंतरिक संरचना होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, बोन जो फ्रेमवर्क है हमारा कैसे है, ठीक है। वेयर एज मॉर्फोलॉजी क्या होती है, बाहर की आकारिकी, बाहर से कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म का समूह लिया जाता है, ग्रुप लिया जाता है, देन उनके बीच में कि क्या उनकी मॉर्फोलॉजी में क्या उनकी सिमिलैरिटीज़ है या फिर जो उनका स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है या डिससिमिलैरिटी है, इनकी स्टडी की जाती है। तो इसकी बेसिस पे कुछ ऑर्गन्स के नेम दिए गए हैं, जिसमें पहला है आपका ग्रुप। पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, आपके 4 से 5 या कितने भी जो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका समूह लिया जाता है। तो यहाँ पर होमोलॉगस में की क्या खासियत है कि आपको एक लाइन याद करनी है, वो लाइन याद रहेगी तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका है सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। ये आपको लाइन याद रखनी है। अब कैसे, इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज़ ये आपकी अर्थ है या कोई लैंड मास है, ठीक है। अब आपको पता है जो अर्थ है वहाँ पर जगह जगह पर क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, ठीक है। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अलग है, इक्वेटर के वहाँ पर अलग होता है और नॉर्थ पोल साउथ पोल पर अलग होता है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को पता है। तो होता क्या है आपका, सपोज़ कोई स्पीसीज़ थी इस एरिया पे, ठीक है। अब धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हुई, पॉपुलेशन उन्होंने बढ़ाई, तो खाने की कमी हो गई। तो अब सरवाइव करने के लिए इन्हें माइग्रेशन की ज़रूरत है, और जगह कहाँ हम सरवाइव कर सकते हैं, कहाँ से हमें खाना मिलेगा, वहाँ जाने की ज़रूरत है। तो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए यहाँ से कुछ स्पीसीज़ यहाँ आ गई, कुछ यहाँ आ गई, कुछ यहाँ आ गई और कुछ यहाँ आ गई। और सब जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग थी, यहाँ अलग थी, यहाँ अलग थी, यहाँ अलग थी, यहाँ अलग थी, ठीक है। तो वो स्पीसीज़ क्या करेंगी उस पर्टिकुलर क्योंकि हम नेचर को नहीं बदल सकते, हम कहीं की क्लाइमेटिक कंडीशन को नहीं बदल सकते, वेयर हमें वहाँ के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। तो स्पीसीज़ जो इस क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाला था, लेकिन माइग्रेशन के बाद वो यहाँ आ गया तो यहाँ की तरह अपने आप को ढालेगा। दैट मीन्स इनका देखिए ओरिजिन तो सेम था, पहले फंक्शन भी सेम था, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन या माइग्रेशन के बाद उन्होंने क्या किया, पर्टिकुलर उस जिस जगह पर वो माइग्रेट हुए वहाँ के लिए अपने आप को ढाल लिया, तो उनके फंक्शन अलग हो गए। तो इस टाइप का जो एवोल्यूशन हुआ, जिनका स्ट्रक्चर सेम रहते हैं लेकिन अपनी जगह बदलने के बाद उनमें कुछ अब वहाँ मतलब अपने आप को ढाल लेते हैं, उनके फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं, तो इस टाइप का एवोल्यूशन कहलाता है आपका डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो इसे हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट
एवोल्यूशन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जो होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं वो एक प्रकार से इसका रिजल्ट है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट है। क्लियर हो गया? ओके। अब यहाँ पर से आपने देखा जो यहाँ पर स्पीसीज़ हैं बहुत मिलियंस ईयर बाद ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, लेकिन इनका ओरिजिन तो सेम है। तो मीन्स आपके ये क्या इंडिकेट करते हैं? दे इंडिकेट कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर्स। ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, उनके फंक्शन तो अलग हैं लेकिन जो उनकी आंतरिक बनावट है वो सेम थी। इसका ये एविडेंस मिलता है कि हाँ उनके जो एंसेस्टर रहे होंगे वो कॉमन रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए कुछ हम समूह ले लेते हैं, कुछ ग्रुप्स ले लेते हैं, और जो मैंने आपकी NCERT बुक से ही लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका है, सपोज सबसे पहले मैं ह्यूमंस ले रही हूँ, ह्यूमंस। दूसरा बैट, ठीक है, जो आपकी चमगादड़ होते हैं, चीता, और आपका एक और ले लेते हैं यहाँ पर चीता, ह्यूमन, बैट, चलो 3 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इनकी है बोन्स ऑफ फोरलिम, बोन्स ऑफ फोरलिम, और वो बोन्स क्या क्या होती हैं देखिए, आपकी ये वाली ह्यूमरस होती है, ठीक है, ह्यूमरस, फिर आपकी रेडियस होती है, यहाँ पर जॉइंट है, देन यहाँ पर 2 बोन्स होती है, एक होती है रेडियस, फिर होती है एक होती है अल्ना। उसके बाद आपका पंजा आता है, उसको हम कहते हैं कार्पल्स। फिर उंगलियाँ आती हैं, उनको बोला जाता है मेटाकार्पल्स। ठीक है, मेटाकार्पल्स। तो इन तीनों में ये चीज़ें, चलो बैट ले लिया, कैट ले लिया, कैट भी होता है। ठीक है, इन जो आपके मैंने 4 समूह लिए हैं, ग्रुप लिए हैं ऑर्गेनिजम्स का, इनमें जो फोरलिम्ब की बोन है उनका सीक्वेंस यही है। तो ये हमें दर्शाता है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन फिर भी जिनकी फोरलिम्ब है वो सब अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई उड़ने का काम कर रहा है, किसी की मॉडिफाइड हो चुकी है, और जो चीता है वो ऐसे चलने का काम कर रहे हैं, तेज़ चलते हैं। ठीक है, जबकि ह्यूमंस उठाने का काम करते हैं कोई चीज़। तो सबके फंक्शन अलग अलग हो गए लेकिन स्ट्रक्चर उनका सेम रहा। ठीक है, तो पहला ग्रुप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा ग्रुप आपका वर्टिब्रेट्स के जो आपके हार्ट हैं एंड जो उनका ब्रेन है, उनके भी आपके, ये किसके एग्जाम्पल हैं? आपके होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। अब मैं बात करूँ इन प्लांट्स की, ठीक है, इन प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें है आपका थॉर्न, मतलब कांटे, ऑफ बोगेनविले। ठीक है, बोगेनविले, एंड आपके टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। अब थॉर्न आपको पता है जैसे ये स्टेम है ऐसे करके, जबकि टेंड्रिल्स ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी कहीं ना कहीं जो इनका ओरिजिन है वो सेम रहा है, लेकिन इनके फंक्शन अलग अलग होने के कारण ये आपके होमोलॉगस ऑर्गन की कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप आपको होमोलॉगस ऑर्गन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शन। और जो होमोलॉगस आपके ऑर्गन्स आए हैं वो डाइवर्जेंट आपके एवोल्यूशन के कारण आए हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि उनके कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, और ये कुछ एग्जाम्पल हमने कर लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे एनालॉगस ऑर्गन। अभी आपका पहला पॉइंट ही चल रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड है आपका एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन्स। अब एनालॉगस ऑर्गन की अगर मैं बात करूँ, ये जस्ट अपोजिट होता है होमोलॉगस ऑर्गन का। उसमें सेम स्ट्रक्चर बट फंक्शन अलग अलग थे, इसमें फंक्शन सेम हो जाता है, स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेम फंक्शन बट
डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब इसको हम समझ लेते हैं कि ये एवोल्यूशन हुआ कैसे। तो सेम आपका ये आपका एक मैंने लैंड मास ले लिया, इसके 4 कोने ले लिए, यहाँ पर अलग स्पीसीज़ हैं, यहाँ पे अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। अब वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग होगी, ठीक है, तो वहाँ के उन लोगों का जो रहन सहन है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो सब अलग होगा, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ का खाना ख़त्म होने लगा, ठीक है। कुछ आपके यहाँ से यहाँ मूव कर गए, मतलब जो आपका बीच वाला एरिया कुछ यहाँ से आगे, यहाँ कुछ यहाँ से आगे, कुछ यहाँ से आगे। अब यहाँ पर की जो मिडिल वाली है वहाँ पर की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होगी, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपकी यहाँ पर एडेप्टेशन करने का जो कंडीशन होगी उनको भी यही अपनाना पड़ेगा वहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे में हम इंडियन हैं, अगर हम यहाँ से यूएस चले जाते हैं तो हमें वहाँ का जो रहन सहन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ रहना पड़ेगा। ये नहीं कि हम इंडियन की तरह ही रहेंगे या उनको बदल देंगे, हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ही समझो कि ये अलग अलग जगह से आगे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले जो स्पीसीज उनका जो फंक्शन होगा ये भी वही करने लगेंगे, ठीक है। तब सेम फंक्शन कैसा हो गया, सेम हो गया, लेकिन अलग जगह आए तो अलग अलग जगह से हैं तो उनका स्ट्रक्चर अलग हुआ। तो इस टाइप का जो एवोल्यूशन है उसे हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये किसका रिजल्ट है आपका? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपका। ओके, नेक्स्ट ये हमें क्या शो कर रहे हैं, मतलब ये हमें ये शो कर रहे हैं कि अगर कोई स्पीसीज़ अलग अलग जो ग्रुप के हैं वो सेम काम कर रहे हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि उनके एंसेस्टर अलग अलग रहे होंगे। भले वो काम एक जैसा कर रहे हैं लेकिन उनके एंसेस्टर अलग अलग रहे होंगे। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपके जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट्स। अब देखिए दोनों क्या काम कर रहे हैं, सेम उड़ने का काम कर रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? आपके एनालॉगस ऑर्गन का। दूसरा एग्जाम्पल, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। दोनों की जो आँखें वो देखने का काम कर रही हैं बट उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन, ठीक है। अब देखिए फ्लिपर्स मीन्स तैरने में जो फ्लिपर्स होते चप्पू होते हैं करके तैरते हैं ना, तो इसमें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन तो सेम हो गया लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं इन प्लांट्स की। इन प्लांट्स में आपका हो गया जैसे स्वीट पोटैटो, ये मैंने NCERT से ही लिए हैं क्योंकि उसके एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वीट पोटैटो एंड आपका ओनली पोटैटो। अब देखिए दोनों का काम क्या है, ये करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड का काम कर रहे हैं, लेकिन इनके फंक्शन अलग अलग हैं, सॉरी इनका जो स्ट्रक्चर अलग अलग है, क्योंकि जो स्वीट पोटैटो होता है वो एक्चुअली रूट होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, या फिर हम कह सकते हैं मॉडिफाइड रूट होता है। वेयर एज जो पोटैटो होता है आलू, ठीक है, जो क्या होता है आपका स्टेम होता है, यानी कि मॉडिफाइड स्टेम होता है। तो इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए ना, लेकिन दोनों काम सेम कर रहे हैं स्टोरेज ऑफ फूड का। तो आपका ये प्लांट्स का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, ये कंप्लीट होता है, जहाँ पर हमने 4 चीज़ें पढ़ी, ठीक है। होमोलॉगस ऑर्गन जो किसका रिजल्ट है आपका डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन आपका आ सकता है कि क्या है, तो आपको उन दोनों को साथ में लेके चलना है। वेयर एज जो आपका नेक्स्ट है एनालॉगस ऑर्गन, ये आपका जस्ट अपोजिट होता है होमोलॉगस ऑर्गन का, और जो एनालॉगस ऑर्गन्स जो आते हैं वो किसका रिजल्ट है आपके कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का आपका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर
एक चीज़ पढ़ोगे तो 4 चीज़ें आ जाएंगी। देखो होमोलॉगस ही आपको पढ़ोगे तो वो आपका डाइवर्जेंट है और आपका होमोलॉगस भी। अब एनालॉगस जस्ट उसका अपोजिट है, और एनालॉगस किसका रिजल्ट है? कन्वर्जेंट का रिजल्ट है। ठीक है, तो एक चीज़ पढ़ोगे 4 चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, इनकी स्टडी हम कर लेते हैं, या इनसे कैसे एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन। अब देखिए पहली बात, ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है। देखिए ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे ऑर्गन रिमेन रह गए हैं जो हमारी बॉडी में तो हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट तो हैं, लेकिन वो नॉन फंक्शनल है, उनका कोई काम नहीं है। लेकिन जो उनके एंसेस्टर हुआ करते थे उनमें यही ऑर्गन फंक्शनल हुआ करते थे। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, जगह जगह चले गए, वहाँ हो सकता है कि उस ऑर्गन का कोई काम ही ना हो तो उन्होंने उसको यूज़ में नहीं लाए, और जैसे जैसे मिलियन ओवर ईयर का टाइम होता गया तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में हमारी बॉडी में अभी तक रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। तो आपका अगर एक लाइन में कहूँ तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? नॉन फंक्शनल ऑर्गन किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, नॉन फंक्शनल ऑर्गन होते हैं ये। ओके, नेक्स्ट अगर मैं पर्टिकुलर ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन में आपके 90 वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। ह्यूमंस में कितने हैं? ह्यूमंस में आपके 90 वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है आपका बॉडी हेयर। हमारी बॉडी में आपने देखा होगा होल बॉडी में छोटे छोटे हेयर होते हैं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो उनका क्या काम है? हमारी बॉडी में कोई भी काम नहीं है। ठीक है, होल बॉडी में छोटे छोटे हेयर होते हैं, उनका कोई काम नहीं है। लेकिन यही है हेयर जो है वो हमारे एंसेस्टर के बड़े बड़े हुआ करते थे। ऑब्वियसली उनका काम था, ठीक है, वो क्या काम था? वो उनको ठंड से बचाते थे। ठीक है, तो ये आपका जो बॉडी हेयर है वो हमारे बॉडी मतलब जो हमारा जो शरीर है उस पर ही वेस्टिजियल ऑर्गन है। ओके, नेक्स्ट ये हैं आपके विस्डम टीथ। विस्डम टीथ, अब ये देखिए क्या है। अब जब हमारी उम्र या आप लोगों की जो अभी उम्र होगी 15-16 साल, ठीक है, तो इस वक्त हमारे जो मुंह में दांत होते हैं अपर और लोअर जॉस में वो 28 होते हैं, 14 आफ्टर आपकी 13-14 या फिर आपकी 15-16 ईयर के बाद एक आपका यहाँ 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 4 दांत फिर एक्स्ट्रा आते, तब वो कुल मिलके 32 टीथ होते हैं। तो जो आपके दांत लास्ट में आते हैं उनको हम विस्डम टीथ बोलते हैं, लेकिन उनका कोई भी काम नहीं है हमारी बॉडी में। अब क्या कोई काम नहीं है? क्योंकि देखिए हमारे इंसीजर होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्री मोलर होते हैं, मोलर होते हैं। ठीक है, सबके फंक्शन आपको पता है। तो जो मोलर होते हैं और प्री मोलर होते हैं उनसे ही हम खाने को च्युइंग करने का काम करते हैं। जो हमारा कोने में यहाँ दांत आ रहे हैं वहाँ तक तो खाना जा ही नहीं रहा है, वो चबा ही नहीं रहे खाने को, तो वो नॉन फंक्शनल है, बस दर्द करते हैं, इतना मैं कह सकती हूँ। इतना उनका ज़रूर काम होता है। जब अगर आपके जिनके टीथ आ गए हैं तो उनको पता होगा, जिनके नहीं आए हैं अगर आएंगे तो उनको ये चीज़ महसूस होगी, और लगभग 1-2 साल लगता है पूरा जो आपका जो गम है उसको फाड़ते हुए निकलता है। तो बहुत पेन होता है, मुझे तो बहुत हुआ था। ठीक है, मतलब वो एक हल्का मतलब बहुत भी नहीं होता है, हल्का हल्का पेन हमेशा रहता है बहुत टाइम तक के लिए। तो ये वेस्टिजियल टीथ होते हैं, सॉरी ठीक है, विस्डम टीथ आपके वेस्टिजियल टीथ होते हैं, ऑर्गन होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका ले लेते हैं हम अपेंडिक्स। एब्डोमेन में होता है ये, ठीक है, अपेंडिक्स होता है, स्पेलिंग देख लेना, डबल पी आता है। तो अपेंडिक्स होता है जो कभी कभी बॉडी से रिमूव भी करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत दर्द करता है कभी कभी। ठीक है, ये भी आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। और कैनाइन्स, ठीक है, कैनाइन्स जो टीथ होते हैं तो इनका हमारी बॉडी में एक प्रकार से नॉन फंक्शनल है, क्योंकि जो कैनाइन टीथ हैं इंसीजर के बाद जो कोने कोने में, जैसे आपके ये इंसीजर हैं इस तरह से, तो आपकी कैनाइन है। तो देखिए कैनाइन जैसे आपको दिख रहा होगा तीखा है, क्योंकि हमारे जो हमारे एंसेस्टर थे वो क्या करते थे, वो ज़्यादातर जो कच्चा खाना है या फ्लैश है वो खाया करते थे, तो चीरने फाड़ने के लिए ज़रूरत होती थी। तो हमें
आजकल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम कोई भी चीज़, अगर मैं फल खाने तो हम आगे से खाते, चबाना है तो पीछे से चबाते हैं, तो ये भी आपका वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर आता है। और आपका हम कह सकते हैं मेमरी ग्लैंड इन मेल्स में जो मेमरी ग्लैंड है वो भी आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वेस्टिजियल ऑर्गन क्या क्या है और उनका क्या रिलेशन है हमारे एंसेस्टर से। वो उनमें फंक्शनल हुआ करते थे जबकि हम में नॉन फंक्शनल है, लेकिन उपस्थिति उनकी है, एज अ एविडेंस हमारे बॉडी में वो प्रेजेंट है, जो ये बताते हैं कि हमारा उन लोगों से कोई ना कोई ताल्लुक़ रहा होगा। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है कनेक्टिंग लिंक। आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते रहिएगा, मैं क्योंकि रफ़ करते रहूँगी बार बार। ओके, नेक्स्ट आपका कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक्स, ठीक है, इससे कैसे एविडेंसेस हैं। कनेक्टिंग लिंक का मतलब है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो हैबिटाट्स हैं अलग अलग हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल है, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, बर्ड्स हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एक और एग्जांपल, मैंने एक ऑर्गेनिज्म लिया, ठीक है, उसमें थोड़े कैरेक्टर बर्ड के हैं, थोड़े कैरेक्टर रेप्टाइल्स के हैं, दोनों प्रेजेंट हैं। तो ये इस बात को शो कर रहे हैं कि सपोज इसमें रेप्टाइल्स और बर्ड के हैं, तो इस बात को शो कर रहे हैं कि इसका जो एवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है, सपोज ये रेप्टाइल से बर्ड बना है। और हालांकि इसको होने में मिलियन ओवर ईयर का टाइम लगा होगा, ऐसे नहीं कि कल ये रेप्टाइल था आज ये बर्ड बन गया, लेकिन ये क्या है, आपका एविडेंस है। तो इसी को कहा जाता है आपका कनेक्टिंग लिंक्स। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा वायरस। ठीक है, अब आपको वायरस के बारे में पता होगा, ये लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों की तरह काम करता है। ये नॉन लिविंग थिंग्स भी है एंड लिविंग थिंग्स भी है। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि हमने जब थ्योरीज पढ़ी थी उसमें हमने लास्ट में जो ओपेरन एंड हार्डेन की जो थ्योरीज थी, उन्होंने ये बताया था कि जो लाइफ है वो कहाँ से आई है, आपके जो नॉन लिविंग थिंग्स मटेरियल थे आपके इनऑर्गेनिक, जैसे आपका क्या था अर्थ में उस टाइम पे जब एटमॉस्फेयर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी, उस वक्त क्या प्रेजेंट था, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर था, मीथेन गैस थी, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो इनसे बायोमॉलिक्यूल्स बने धीरे धीरे, देन उससे सेल बनी, उससे आपके कॉम्प्लेक्सिटी फिर बढ़ते गए, टिश्यू बने। तो यहाँ पर जैसे वायरस है नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है दोनों का कनेक्शन कि हाँ, जो लिविंग थिंग्स का जो विकास हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, वो नॉन लिविंग थिंग्स से हुआ है। ठीक है, अब नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होता है तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको हम क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं। वेयर एज जैसे ही किसी की बॉडी में जब ये आता है, होस्ट की बॉडी में चला जाता है या हमारी बॉडी में चला जाता है, तो ये लिविंग थिंग्स बन जाता है और ये काफ़ी फैटल भी होता है, जैसे कोरोना वायरस आजकल फैला हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड हम यहाँ पर ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना। ठीक है, अब यूग्लिना के बारे में आपको पता होगा, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, तो इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ये प्लांट भी है, बट ड्यूरिंग द डे ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, इसमें क्लोरोफिल है, अपना खाना बनाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो ये दूसरों को खाना स्टार्ट कर देता है। मीन्स ये हेटरोट्रोप्स की तरह भी काम करता है, मीन्स एनिमल्स की तरह एक बिहेव करता है। तो दोनों के बीच में यहाँ पर देखिए कनेक्शन है, ये प्लांट का और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो कहा जाता है कि पहले आपके प्लांट्स आए थे, बाद में एनिमल्स का एवोल्यूशन हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड यहाँ पर मैं एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट ले रही हूँ, आर्कियोप्टेरिक्स का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका जो कनेक्टिंग लिंक है वो है रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जो होते हैं, रेप्टाइल स्पेलिंग गलत, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स जो एप्स होते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको
शुरू में समझाया भी था। तो जो आर्क्योप्टेरिक्स ऐसा बर्ड है या ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर हैं, फीचर हैं, एंड बर्ड्स के भी फीचर हैं, इसके पंख पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये इस बात का सबूत है कि हाँ, इसका जो आपका जो एवोल्यूशन हुआ है, मीन्स बर्ड का जो एवोल्यूशन हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके रेप्टाइल से हुआ है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। दोबारा रिपीट करा देती हूँ, लिविंग थिंग्स का जो आपका एवोल्यूशन हुआ है वो कहीं ना कहीं नॉन लिविंग से हुआ है, एनिमल का एवोल्यूशन प्लांट से हुआ है, बर्ड का एवोल्यूशन रेप्टाइल से हुआ है। अब आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, और आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, क्योंकि आगे के नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी आप लोगों को, वरना वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये है आपका प्लेंटोलॉजी। ठीक है, ये है आपका प्लेंटोलॉजी, जिसका मतलब होता है फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या होते हैं सभी को पता होगा, जो रिमेन मटेरियल रह जाता है। ठीक है, क्या होते हैं ये? रिमेन मटेरियल या मैटर। ठीक है, रिमेन मैटर। अब वो हार्डी होगा, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम ही हैं, हमारा जो बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, बोन का फ्रेमवर्क, वो हार्डेस्ट पार्ट है। हार्डेस्ट पार्ट एक्चुअली एनामल होता है हमारे टीथ का, तो जो हार्ड पार्ट होते हैं वो रिमेन रह जाते हैं। बाकी जो हमारा फ्लैश वगैरह है ये, ठीक है, वो मस्कुलर है, जो मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं आपकी, डिकम्पोज हो जाती हैं। तो ये एक्चुअली में है क्या, आपकी बोन्स एंड आपके टीथ। ठीक है, इन केस ऑफ एनिमल्स। ओके, तो आपके फॉसिल्स होते हैं। अब फॉसिल्स आपकी, जो आपको मैंने एक थ्योरी पढ़ाई थी, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉपिज्म। ठीक है, इस थ्योरी में क्या कहा गया था? इस थ्योरी में कहा गया था कि जब किसी भी सिविलाइजेशन में स्टेबिलिटी आ जाती है तो मास एक्सटिंक्शन होता है। ठीक है, मास एक्सटिंक्शन मतलब तबाही आ जाती है, फिर नई लाइफ आती है। ठीक है, तो जैसे आपका डायनासोर थे, तो देखिए डायनासोर को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम आज की डेट में जानते हैं कि पहले जुरासिक जो हमारा टाइम पीरियड था उस वक्त डायनासोर पाए जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको उनके फॉसिल्स मिले हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम अब बात कर लेते हैं टाइप्स की। ओके, उससे पहले एक और पॉइंट, जो फॉसिल्स होते हैं वो जर्नली हमें कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं हमें सेडिमेंट्री रॉक में। ठीक है, जर्नली प्रिजर्व्ड इन सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक आई होप सभी को पता होगा। सेडिमेंट्री रॉक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, फिर मैं बता देती हूँ। जो लेयर बाय लेयर इकट्ठा होते रहती है, फिर रॉक बना लेती है। ठीक है, मीन्स परत के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर, परत के ऊपर परत चढ़ती गई और चट्टान बन गई। काफ़ी टाइम लगता है इसको होने में, क्योंकि पेट्रोलियम भी ऐसे ही हमें मिलता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो आपका पहला टाइप है यहाँ पर मैक्रोफॉसिल्स। ठीक है, मीन्स जिनके फॉसिल्स कैसे होते हैं, लार्ज साइज के, और लार्ज कितना, मोर देन 1 सेंटीमीटर, तो उन्हें हम कहते हैं मैक्रोफॉसिल्स। दूसरा है आपका माइक्रोफॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स जो स्मॉल होते हैं साइज में, कितने, 1 मिलीमीटर तक, उनको हम माइक्रोफॉसिल्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्प्रिंट्स। इम्प्रिंट्स मतलब अपनी आसान भाषा में समझाऊं तो छप्पे। ठीक है, इम्प्रेशन होते हैं या फिर आउटलाइन ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स के। ओके, या फिर इम्प्रेशन हम कह सकते हैं, इम्प्रेशन। नेक्स्ट है आपका कॉप्रोलाइट। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। कॉप्रोलाइट क्या होता है? आपके फीकल मैटर। ठीक है, ये क्या होता है आपका फीकल मैटर। ठीक है, अब देखिए ये अगर लार्ज होगा, बिग साइज के होंगे, इसका मतलब वो पर्टिकुलर जिसका फीकल होगा वो भी तो लार्ज होगा, मीन्स बड़ा साइज में होगा। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर। ठीक है, अगर
फेकल मैटर स्मॉल मिला साइज में, तो मतलब वो किसका होगा, स्मॉल साइज वाले एनिमल्स का होगा। फॉर एग्जाम्पल सी स्नेल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, इतने हो गए। फिर है आपका पेट्रीफाइड, ये सब इंपॉर्टेंट है बात के, ठीक है। पेट्रीफाइड, इसमें क्या होता है देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल्स पाए जाते हैं जो लेयर बाय लेयर आपकी बनती है। अब देखिए कोई ऑर्गेनिज्म में, भले वो प्लांट हो एनिमल हो, उनकी डेथ हुई, वो रहे, उनके ऊपर लेयर जम गई, फिर डेथ हुई उनकी, मतलब वो आगे लेयर बन गई, ऐसे करके लेयर पे लेयर बनती जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर उसको ही हम क्या कहते हैं, पेट्रीफाइड कहते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, ऑर्गेनिक रिप्लेस्ड बाय इनऑर्गेनिक मिनरल एंड सॉल्ट। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है अनऑल्टर्ड। ये क्या है देखिए, अब आपको पता है जो अर्थ है हमारी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठीक है, और वहाँ पे बट एनिमल्स तो हैं। अब आप खुद ही बताइए, अगर वहाँ पर एनिमल्स की डेथ होती है तो क्या उसकी बॉडी डिकम्पोज हो पाएगी? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी, उसके ऊपर बर्फ़ की परत पहले जम जाएगी। लेकिन बर्फ़ की कभी खुदाई करने पर वहाँ पर एनिमल्स पूरे के पूरे वैसे के वैसे मिल जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं अनऑल्टर्ड। ठीक है, जो कहाँ मिलता है, आइस में, इन आइस में। ठीक है, इन आइस में होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फॉसिल्स है ये भी ख़त्म होता है। मेन पॉइंट्स हमने लिख लिए। अब लास्ट पॉइंट कि जो फॉसिल्स हैं इनकी एज कैसे निकाली जाती है। तो एज निकालने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं या कुछ मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग मशीन नहीं, मेथड। इसमें कार्बन, आपका कार्बन 14 लिया जाता है। ठीक है, पहला मेथड। दूसरा मेथड है आपका रेडियो एक्टिव क्लॉक मेथड। थर्ड है कुछ यूरेनियम, ठीक है, एंड आर्गन मेथड, इससे भी पता लगाया जा सकता है। फोर्थ है आपका पोटेशियम आर्गन, ठीक है, मेथड। इन मेथड से कोई फॉसिल्स कितना पुराना है इसका पता लगाया जा सकता है। अगर हमें ये पता लग गया कि वो फॉसिल इतने हज़ार साल पुराना है तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर एनिमल भी इतने हज़ार साल पहले पाया जाता होगा। तो ये तो थे आपके कुछ एविडेंसेस। बाकी नेक्स्ट 4 जो है हमारे मीन्स बायोजियोग्राफी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी से हमें क्या एविडेंसेस मिले हैं ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आई होप आज की वीडियो लेक्चर में आपकी काफ़ी हेल्पफुल रही हो, आपके अच्छे से नोट प्रिपेयर हो गए होंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।